अगर किसी ने एसईओ जू हेयोन से कहा होता कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी दुश्मन, किसी रिलिक या किसी गॉड से नहीं बल्कि अपनी ही किस्मत से होने वाली है, तो शायद वह खुद भी इस बात पर हंस देता। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में उसकी पूरी दुनिया बिखरने वाली है। साल 2025 अचानक पूरी दुनिया में रहस्यमयी टूम्स प्रकट होने लगे। कोई नहीं जानता था कि ये कहां से आए, लेकिन हर टूम के अंदर ऐसी चीजें छिपी थीं जिन्हें रिलिक्स कहा जाता था। ये साधारण खजाने नहीं थे, ये उन कहानियों, मिथकों, इतिहास, दंतकथाओं और मशहूर उपन्यासों से जुड़े रिलिक्स थे जिन्हें इंसानों ने सदियों तक याद रखा था। जैसे ही टूम्स खुले, पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे, वो रहे, उन्हें पकड़ो। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, पीछा करो, उन्हें भागने मत दो। लेकिन इंसानों के हाथ कुछ नहीं आया। रिलिक्स खुद अपनी मर्जी से टूम्स के अंदर चले गए और उसी पल से दुनिया नरक बन गई। शक्तिशाली रिलिक्स ने इंसानों की जिंदगी उलट पुलट कर दी। हर देश, हर शहर, हर इंसान इस आपदा में फंस गया। लेकिन ये उस दुनिया की कहानी नहीं है। ये उस दुनिया की कहानी है जहां सब कुछ बदल चुका था। एक विशाल टम के अंदर सियो जू हेन आराम से आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था, उल्टा उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। वह धीरे से बड़बड़ाया, हम एंट्रेंस तो ब्लॉक हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि अब वह कोई साधारण इंसान नहीं था। वह उन सभी रिलिक्स का राजा बन चुका था। वह था मैजेस्टी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और मुस्कुराते हुए बोला, चलो देखते हैं इस बार इस टूम में कौन सा रिलिक छिपा है। उधर दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े समिट में कई गार्डियंस एक बेहद गंभीर मीटिंग कर रहे थे। गार्डियन ली सियोल, गार्डियन जूलियन मिलर, गार्डियन यू जेहा और गार्डियन इलिया वोल्गोफ। सबका ध्यान सिर्फ एक इंसान पर था, सीओ जू हेयोन। ली सियोल ने गहरी सांस लेकर कहा, हमें फिर से सीओ जू हेयोन के पर्सनल रिलिक यूसेज के बारे में बात करनी होगी। एक गार्डियन तुरंत बोला, अगर वो खुद रिसर्च परमिट्स जारी नहीं कर रहा तो कम से कम उसे खुद टॉम्स में घुसना भी बंद करना चाहिए। यू जोहा तुरंत उसकी बात काटते हुए बोला, कैप्टन सिर्फ पहले जाकर रिलिक्स की वेरिफिकेशन करते हैं। इतना सुनते ही इलिया वोल्गोफ ने आंखें तरेर दी। वेरिफिकेशन? पहले जाकर लूटिंग करना उसे वेरिफिकेशन कहते हो? कमरे में कुछ सेकंड की चुप्पी छा गई। फिर उसने गुस्से में कहा, वो सारे अच्छे रिलिक्स पहले ही उठा लेता है और अपने वॉल्ट में भर देता है। दूसरा गार्डियन भी झुंझलाते हुए बोला, कल जिस टूम में घुसा था उसका नाम भी बदलकर टूम रेडर किंग्स लाउंज रख दिया। सबके चेहरे पर बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। तभी अचानक बीच मीटिंग में एक फोन बज उठा। सबकी नजर स्क्रीन पर गई। कॉलर सियो जू होन। कॉल उठाते ही उसकी बेफिक्र आवाज आई, अरे तुम लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? क्या मुझे हैकर बनकर कॉल करना पड़ेगा? ली सोल ने माथा पकड़ लिया। कैप्टन, हम समिट में हैं। कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर जू हेयोन हंसते हुए बोला, ओ आज था क्या? उसने बिल्कुल सामान्य अंदाज में कहा। ठीक है, अच्छा काम करते रहो। वो कॉल काटने ही वाला था कि सब एक साथ चिल्ला पड़े, रुको, तुम हो कहाँ? अभी क्या बोलने वाले थे? जू होन ने बिल्कुल कैजुअल अंदाज में जवाब दिया, कुछ खास नहीं, बस सोच रहा था अपना टाइटल बदल दूं। वह मुस्कुराया, टॉम रेडर किंग थोड़ा वीक लगता है, कैसा रहेगा? टॉम रेडर एम्परर। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम एकदम शांत हो गया, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता वह फिर बोला, वैसे अभी बात नहीं कर सकता, मुझे एक और टूम लूट करने जाना है। सबकी आंखें फटी रह गई। टूम? तुम फिर कहाँ लूट? लेकिन कॉल कट चुका था। कमरे में सिर्फ गहरी चुप्पी बची। आखिरकार ली सोला ने थकी हुई आवाज में कहा, चलो अगला एजेंडा शुरू करते हैं। उधर जू होन आखिरकार टॉम के फाइनल रूम तक पहुंच चुका था। उसने सामने देखते हुए सोचा, देखते हैं इस टूम का मालिक कौन है। अगले ही पल उसके सामने चमकदार रोशनी फूटी। एक रिलिक हवा में तैरने लगा। आइसिस पॉइजनस फैंग, एसएस रैंक कंज्यूमेबल रिलिक, एक बेहद शक्तिशाली डिवाइन ग्रेड रिलिक। लेकिन इतना कीमती रिलिक मिलने के बाद भी जू हेयोन के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसके सिर पर बैठा मैजेस्टीज क्राउन रेवन, 3 लेगेड क्रो, हैरानी से उसे देखने लगा। क्या हुआ? इतना पावरफुल रिलिक मिला है, फिर भी खुश नहीं लग रहे? जू हेयोन ने हल्की निराश सांस छोड़ी। ये टूम इतना बड़ा था, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि चीफ गॉड ग्रेड रिलिक मिलेगा, जैसे सन गॉड रहा। क्रो ने तुरंत ताना मारा, तुम्हारा लालच कभी खत्म नहीं होगा। जू हेयोन हल्का मुस्कुराया, नहीं, अब बात सिर्फ लालच की नहीं है। उसकी आंखों में पहली बार एक अलग ही नरमी दिखाई दी। जब बच्चे होने वाले हों तो हर बाप चाहता है कि उनके लिए सबसे अच्छी चीजें छोड़कर जाएं। यहीं पर कहानी का माहौल अचानक बदल जाता है। कुछ समय पहले हॉस्पिटल मॉनिटर पर अल्ट्रासाउंड की तस्वीर दिखाई दे रही थी। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोला, देखिए ये जेस्टेशनल सैक है, कांग्रेचुलेशंस, आप 5 हफ्ते की प्रेग्नेंट हैं। एसईओ जू हेयोन की पत्नी आयरीन होल्टन खुशी से उसकी तरफ मुड़ी। जू हेयोन, उसकी आंखों में आंसू थे। जू होन खुद कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। आयरी की आवाज कांप रही थी। मैं बहुत खुश हूँ। जू होन भी मुस्कुराकर बोला, मैं भी। कुछ देर बाद वो बच्चों जैसी एक्साइटमेंट में बोला, क्या मैं रिलिक्स से पूछूं कि बॉय होगा या गर्ल? आयरीन हंस पड़ी, वैसे भी कुछ हफ्तों में पता चल जाएगा। लेकिन जू होन तुरंत बोला, फिर भी मैं अभी जानना चाहता हूँ। दोनों की हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। लेकिन खुशी के ये पल ज्यादा देर टिकने वाले नहीं थे। कुछ दिन बाद ऑफिस। जू होन आराम से बैठा हुआ था। तभी कांग म्यंग गुस्से में उसके सामने ढेर सारी फाइल्स पटक देता है। कम से कम ऑफिस में तो काम कर लिया करो। जू होन आराम से जवाब देता है, मैं अभी लाइफ का सबसे बड़ा मिरेकल महसूस कर रहा हूँ और तुम मेरा मूड खराब कर रहे हो। कांग म्यंग और भड़क गया, इसीलिए कह रहा हूँ ये सब घर पर किया करो। उसने सामने पड़े रिलिक्स और डॉक्यूमेंट्स की तरफ इशारा किया, ये सारा काम खत्म किए बिना कहीं नहीं जाओगे। जू होन मजबूरी में बैठ गया। वह खुद से बड़बड़ाया, लगता है उम्र बढ़ने के साथ कांग म्यंग और चिड़चिड़ा होता जा रहा है। वह धीरे धीरे फाइल्स छांटने लगा। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ये लो ग्रेड रिलिक। लेकिन तभी उसका हाथ एक अजीब चीज पर जाकर रुक गया। जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरी दुनिया अचानक बदल गई। उसके सामने एक रहस्यमयी अस्तित्व प्रकट हुआ। उसकी आवाज बिल्कुल भावनाहीन थी, हेलो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। 1,87,487 में मैजेस्टी। जू हेयोन की आंखें सिकुड़ गईं। वह कुछ समझ ही नहीं पाया। रहस्यमयी आवाज फिर बोली, तुम्हें मैजेस्टी अथॉरिटी की वॉर में भाग लेने का अधिकार दिया गया। जू हेयोन ने ठंडी नजर से उसे देखा, तुम हो कौन और ये कैसी बकवास कर रहे हो? लेकिन सामने वाला बोला, मैं प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। भाग लेने से पहले अपनी पॉलिसी चुनो। पहला विकल्प ओबीडियंस, अगर वह इसे चुनता तो पूरी ह्यूमैनिटी रिलिक्स की
की रिसोर्स बन जाती, इंसानों की कुर्बानी के बदले दुनिया को समृद्धि मिलती, और मैजेस्टी को रिलिक्स का प्रोटेक्शन। दूसरा विकल्प मैसेकर, इससे उसे इरेज अथॉरिटी मिलती, वह जिसे चाहे इस दुनिया से मिटा सकता था और खुद युद्ध में उतर सकता था। तीसरा विकल्प निग्लेक्ट, कुछ भी नहीं बदलता, रिलिक्स किसी की रक्षा नहीं करते, इंसानों को अपनी किस्मत खुद तय करनी पड़ती। तीनों विकल्प सुनकर जू होन का चेहरा सख्त हो गया। उसने बिना झिझक कहा, तीनों बेकार हैं। रहस्यमयी आवाज कुछ पल शांत रही, फिर बोली, तुमने अपना निर्णय टाल दिया है। समझ गया। उसकी आवाज अचानक ठंडी हो गई। तुम्हें इसका पछतावा होगा। अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया। जू होन वापस ऑफिस में था। उसके पूरे शरीर में अजीब बेचैनी दौड़ रही थी। वह बिना कुछ कहे उठ खड़ा हुआ। कॉन्ग म्यूंग ने पीछे से आवाज लगाई, अरे काम खत्म किए बिना कहां जा रहे हो? लेकिन जू हियोन ने पलटकर भी नहीं देखा। मैं घर जा रहा हूँ। उसके कदम तेजी से वालहल्ला पैलेस की तरफ बढ़ने लगे और तभी उसके सामने अचानक एक छोटी सी लड़की दिखाई दी। वह सीधे उसकी तरफ भागी। पापा, जू होन की सांस रुक गई। वह कांपती आवाज में बोला, तीब, तुम मेरी बेटी हो? लड़की मुस्कुराई। जू हियोन की आंखें खुशी से भर गईं। वह हंसते हुए बोला, वाह, चाइल्ड बर्थ रेलिक को परेशान करना आखिर काम आ ही गया। लेकिन अगले ही पल लड़की का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे याद रखना, मुझे दोबारा जन्म लेना होगा आपकी रक्षा करने के लिए डैड। इतना कहते ही वह अचानक गायब हो गई। जू हियोन स्तब्ध खड़ा रह गया। ये अभी क्या हुआ? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह बिना एक पल गंवाए आयरीन को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर ने दोबारा अल्ट्रासाउंड शुरू किया। कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखते ही डॉक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। आयरीन घबराकर बोली, डॉक्टर, क्या हुआ? डॉक्टर की आवाज कांप रही थी। ये कैसे हो सकता है? उसने अविश्वास से स्क्रीन की तरफ देखा। बेबी पूरी तरह गायब हो गया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर खुद समझ नहीं पा रहा था। मेडिकल साइंस के हिसाब से ये बिल्कुल नामुमकिन है। सिर्फ बच्चा गायब हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और तभी वही रहस्यमयी आवाज एक बार फिर गूंज उठी, हल्की लेकिन डरावनी हंसी के साथ। मैंने कहा था ना, तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा होगा। आखिर हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने पूरी जांच कर ली थी। सबसे अजीब बात यह थी कि आयरीन की सेहत बिल्कुल सामान्य थी। उसके शरीर में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन बच्चा बिना किसी निशान के गायब हो चुका था। ये मेडिकल साइंस की समझ से बिल्कुल बाहर था। जू होन अब किसी भी कीमत पर सच जानना चाहता था। उसने तुरंत एक रेलिक को बुलाया। थ्रेड ऑफ इलेथिया, बाहर आओ। अगले ही पल सुनहरे धागों से बना एक रेलिक उसके सामने प्रकट हुआ। वही रेलिक जो चाइल्ड बर्थ और लाइफ की गॉडेस आइलेथिया से जुड़ा था। इसका काम गर्भ में पल रहे बच्चे की स्थिति का पता लगाना था। रेलिक ने आते ही शिकायत भरे अंदाज में कहा, मैजेस्टी, आखिर कितनी बार बताऊं, मैं बच्चे का जेंडर बताने वाला रेलिक नहीं हूं। लेकिन जू हियोन ने उसकी बात बीच में ही काट दी। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा गंभीर थी। मुझे अपने बच्चे की हालत जाननी है। रेलिक तुरंत सक्रिय हो गया। टारगेट सर्च शुरू किया जा रहा है। कुछ सेकंड तक पूरा कमरा खामोश रहा। फिर रेलिक ने धीरे से कहा, चिंता मत करो, बच्ची अभी जिंदा है। यह सुनते ही जू हियोन ने राहत की सांस ली। लेकिन अगले ही शब्दों ने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। हालांकि उसे कहीं और भेज दिया गया है। इस समय वह ऐसी जगह पर है जहां उसका जन्म होना संभव नहीं है। जू होन की आंखें फैल गईं। क्या? कहां भेजा गया है? रेलिक ने अफसोस से जवाब दिया, मैं इतनी जानकारी नहीं निकाल सकता। अब जू हियोन के पास एक ही रास्ता बचा था। उसने तुरंत कॉन्ग मिंग को फोन किया। 10 सेकंड में मेरे सारे रेलिक्स रिस्टोर करो। उधर से गुस्से भरी आवाज आई, रात के इस वक्त फिर कौन सी मुसीबत ले आए हो? लेकिन जो हियोन ने सिर्फ एक वाक्य कहा, इमरजेंसी है। जब कॉन्ग मिंग पहुंचा तो जू होन ने बिना समय गंवाए कहा, मेरी बेटी का अपहरण हो गया है। कॉन्ग मिंग कुछ पल तक उसे घूरता रह गया। रुको, अजन्मे बच्चे का किडनैप कैसे हो सकता है? लेकिन जू हियोन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने 2 टूटे हुए रेलिक्स उसकी तरफ बढ़ा दिए। एक था पिलो ऑफ मॉर्फियस और दूसरा ओनियोक्रिटिका मिनी नोटबुक। कॉन्ग मिंग हैरानी से उन्हें देखने लगा। जू होन ने समझाना शुरू किया, मॉर्फिस ग्रीक माइथोलॉजी का ड्रीम गॉड। ये पिलो पहले देखे हुए सपनों को दोबारा दिखा सकता है और ये नोटबुक हर ड्रीम का अर्थ बता सकती है। उसने गहरी सांस ली। मैं पिलो इस्तेमाल करूंगा, तुम ड्रीम इंटरप्रेट करना। कुछ देर बाद कॉन्ग मिंग ने दोनों रेलिक्स रिस्टोर कर दिए। रेस्टोरेशन कंप्लीट। जू हियोन बिना देर किए पिलो पर लेट गया। चलो शुरू करते हैं। अगले ही पल वही सपना फिर से उसके सामने आने लगा। उसने अपनी छोटी सी बेटी को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह कांपती हुई आवाज में बोली, मैं क्या करूं? रेलिक्स ने कहा, मुझे जन्म लेने की इजाजत नहीं है। उसने रोते हुए हाथ बढ़ाया, प्लीज मुझे याद रखना, सपना यहीं खत्म नहीं हुआ। अचानक धड़ाम, पिलो जोरदार धमाके के साथ फट गया। कॉन्ग मिंग चिल्ला उठा, अरे अभी अभी तो इसे रिस्टोर किया था। जू हियोन दर्द से कराते हुए उठ बैठा। कॉन्ग मिंग घबराकर उसकी तरफ भागा। जू होन, तुम ठीक हो? जू होन ने सिर हिलाया, मैं ठीक हूं। लेकिन उसकी आंखों की रोशनी कुछ पल के लिए गायब हो चुकी थी। कॉन्ग मिंग घबरा गया। अगर तुम्हें भी कुछ हो गया तो? जू होन ने उसे शांत रहने का इशारा किया। पहले बताओ ड्रीम का मतलब क्या निकला? कॉन्ग मिंग ने ओनेरोक्रिटिका नोटबुक बंद की। उसका चेहरा गंभीर हो चुका था। ये सब रेलिक्स का किया हुआ है। कमरे में सन्नाटा छा गया। वो आगे बोला, सपने में बच्ची ने खुद कहा रेलिक्स उसे जन्म लेने नहीं देना चाहते। जू होन की मुट्ठियां कस गईं। लेकिन क्यों? कॉन्ग मिंग ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि उसकी शक्ति इतनी खतरनाक है कि रेलिक्स ने उसे दुनिया के लिए खतरा मान लिया। जू हियोन की सांसें भारी होने लगी। कॉन्ग मिंग ने टूटा हुआ पिलो उठाया और एक बात, ये दोनों एस रैंक रेलिक्स सिर्फ सपना देखकर ही टूट गए। इसका मतलब इसके पीछे कम से कम एक एस रैंक डिवाइन ग्रेड रेलिक है। इतने में वही रहस्यमयी आवाज फिर से कमरे में गूंज उठी। देखा, अगर मुझसे पूछ लेते तो मैं पहले ही सब बता देता। जू होन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। वह रहस्यमयी सत्ता फिर बोली, अब भी समय है, अपनी पॉलिसी चुन लो। इस बार उसके सामने 4 विकल्प दिखाई दिए, ओबीडियंस, मैसेकर, नेग्लेक्ट और नेगोशिएशन। उसने चौथे विकल्प को विस्तार से समझाया। अगर जू हियोन नेगोशिएशन चुनता तो वह 12 एग्जीक्यूटर्स में शामिल हो जाता। वह सभी वर्ल्ड लाइंस के रिलिक्स को मैनेज कर सकता, सिस्टम उसकी और उसके परिवार की रक्षा करता और बिना लड़ाई के प्रॉस्पेरिटी मिलती। ऊपर से देखने पर यही सबसे अच्छा विकल्प लग रहा था। लेकिन जू होन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने मन ही मन सोचा, इतना परफेक्ट ऑप्शन जरूर कोई जाल है। ये लोग मुझे जानबूझकर नेगोशिएशन चुनवाना चाहते हैं। रहस्यमयी सत्ता मुस्कुराई, तो क्या फैसला है? जू हियोन ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, मैसेकर। कुछ सेकंड के लिए खुद वह रहस्यमयी सत्ता भी चुप हो गई। क्या नेगोशिएशन छोड़कर मैसेकर? जू हियोन ने ठंडी
आवाज में कहा, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मैसेकर मेरे लिए सही रहेगा। सिस्टम ने मजबूरी में मैसेकर बफ देना शुरू कर दिया। अब तुम जिसे चाहो इरेज कर सकते हो, बताओ सबसे पहले किसे मिटाना चाहते हो? जू हियोन ने बिना झिझक जवाब दिया, हर एक रेलिक एंटिटी। ये सुनते ही सिस्टम चीख पड़ा, नामुमकिन, रेलिक्स को डिलीट नहीं किया जा सकता, टारगेट सिर्फ ह्यूमैनिटी हो सकती है। लेकिन जू हियोन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, अपना बकवास बंद करो, तुम रेलिक्स ने मेरी बेटी छीन ली, एक ऐसी बच्ची जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी, उसकी आंखों में पहली बार साफ हत्या का इरादा दिखाई दे रहा था, उसे वापस लाओ वरना मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। रहस्यमयी सत्ता की आवाज पूरी तरह बदल गई, मैं समझ गया, तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं, नेगोशिएशन समाप्त। अब मैं मानता हूँ कि तुमने नेग्लेक्ट चुना है और अब तुम्हारी दुनिया पर डिजास्टर आने वाला है, देखते हैं बिना हमारी मदद के कितनी देर तक जिंदा रहते हो। अगले ही पल वह अस्तित्व गायब हो गया। जू होन गुस्से में दांत पीसने लगा, हरामजादे। इतने में कांगमिंग हैरानी से बोला, अरे मुझे गाली क्यों दे रहे हो? जू होन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसी समय दरवाजा जोर से खुला, गार्डियन क्लोई लॉरों हांफती हुई अंदर आई। कैप्टन, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। जू हियोन तुरंत उसकी तरफ मुड़ा, क्लोई की आवाज कांप रही थी, शहर के लोगों के साथ कुछ बेहद अजीब हो रहा है। अगर उस दिन एसईओ जू हियोन की अजन्मी बेटी गायब न हुई होती तो शायद दुनिया पर आने वाली इस तबाही को कोई कभी गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन अब उसे समझ आने लगा था कि उसकी बेटी का अपहरण सिर्फ शुरुआत थी। कुछ ही घंटों के अंदर पूरी दुनिया में एक बेहद अजीब घटना होने लगी। बिना किसी टूम के, बिना किसी चेतावनी के रिलिक्स सीधे आम लोगों के पास प्रकट होने लगे। गार्डियन हेडक्वार्टर्स के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी, हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। एक गार्डियन ने सामने खड़े आदमी से पूछा, तो तुम्हारा कहना है कि ये रिलिक अचानक तुम्हारी जेब में आ गया? आदमी घबराकर सिर हिलाने लगा, हाँ, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, किसी ने मेरी जेब में रखा भी नहीं था। वह कांपती आवाज में बोला, इसे हाथ में रखने से मुझे कोई बीमारी तो नहीं होगी, या कहीं ये टेरर अटैक तो नहीं? उसके पीछे खड़े लोग भी बेचैन हो चुके थे। अगर जमा करा दिया है तो जल्दी हटो, हमें भी इस चीज से छुटकारा पाना है। कुछ ही देर में गार्डियन हेडक्वार्टर्स के अंदर रिलिक्स का पहाड़ सा जमा हो गया। एक अधिकारी रिपोर्ट देते हुए बोला, सर सिर्फ आज ही इतने सारे रिलिक्स जमा हुए हैं। दूसरा अधिकारी हैरानी से बोला, मतलब अब रिलिक्स टूम के बिना भी लोगों के सामने प्रकट हो रहे हैं? ये तो पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन असली समस्या इससे भी बड़ी थी, हर इंसान गार्डियन के पास नहीं आ रहा था। कई लोग उन रिलिक्स को खुद इस्तेमाल कर रहे थे बिना यह जाने कि उनके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, और अब उन रिलिक्स की वजह से अलग अलग जगहों पर दुर्घटनाएं भी शुरू हो चुकी थी। इसी बीच एक और अधिकारी घबराकर बोला, लेकिन सबसे बड़ी समस्या कुछ और है। उसने आई ऑफ द स्काई सिस्टम चालू किया। यह वही सिस्टम था जिसके पास दुनिया के हर रिलिक का पूरा रिकॉर्ड मौजूद था। अगर कोई रिलिक दुनिया में मौजूद होता तो आई ऑफ द स्काई उसे तुरंत पहचान लेता। स्कैन शुरू हुआ। कुछ सेकंड बाद मशीन की आवाज गूंजी, इनिशिएटिंग स्कैन, फिर अनएबल टू आइडेंटिफाई दिस रिलिक डज नॉट एग्जिस्ट विद इन द आई ऑफ द स्काई सिस्टम। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। एक ऐसा रिलिक जिसका रिकॉर्ड पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं था, ये कैसे संभव था? लेकिन तभी एक और अधिकारी भागते हुए अंदर आया, कमांडर, एक और एनोमली सामने आई है। सब उसकी तरफ मुड़ गए। वह तेजी से बोला, फ्यूचर की घटनाएं लगातार प्रेजेंट में आ रही हैं। जो रिलिक अगले महीने एक्सकवेशन में मिलने वाला था वह आज खुद ब खुद म्यूजियम के अंदर प्रकट हो गया। इतना ही नहीं, फ्यूचर की डेथ रिपोर्ट्स भी सामने आने लगी हैं। दुनिया के कई बड़े नेताओं की मौत की खबरें पहले से दिखाई दे रही हैं। वह अपनी रिपोर्ट पलटते हुए अचानक रुक गया। वैसे कमांडर, रिपोर्ट के अनुसार 18 सितंबर को आपकी मौत होने वाली है। क्या? कमांडर का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। कमरे का माहौल और भी भारी हो गया। लेकिन अगले ही पल पूरी बिल्डिंग अंधेरे में डूब गई। पावर सप्लाई इंटरप्टेड, इमरजेंसी पावर ग्रिड एक्टिवेटेड। हर कोई घबरा गया। अब क्या हुआ? ब्लैकआउट। उसी समय दूसरी तरफ कोलोराडो प्लेटियो पावर प्लांट कोर 5, जहां ज्यूस रेलिक को ऊर्जा उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, अचानक पूरा प्लांट हिलने लगा। अलार्म जोर जोर से बजने लगे। जीएस रेलिक आउट ऑफ कंट्रोल, सभी लोग तुरंत बाहर निकलो। घबराए हुए कर्मचारी जान बचाकर भागने लगे। लेकिन तभी एक गरजती हुई आवाज पूरे प्लांट में गूंज उठी, भाग कहां रहे हो घटिया इंसानों? चीफ गॉड एसएस रैंक रेलिक ज्यूस पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। मैजेस्टी कहां है? इस बार मैं उसे खत्म करके ही दम लूंगा। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, मुझे ढूंढ रहे थे? जूस तुरंत पलटा। उसके सामने सीओ जूहोन खड़ा था। जूहोन ने बिना जूस की तरफ देखे कर्मचारियों से कहा, सब लोग बाहर निकलो। सबने राहत की सांस ली और वहां से भाग गए। अब वहां सिर्फ दो लोग बचे थे, जू हेयोन और जूस। जू हेयोन मुस्कुराया, तुम्हारा सबसे जरूरी हिस्सा तो अभी भी मेरे पास है, फिर भी काफी जोश में दिख रहे हो। उसने अपनी जेब से एक एस रैंक गॉड टीयर रेलिक निकाला, वह चीज जो ज्यूस के अपने शरीर से निकली थी। जैसे ही ज्यूस ने उसे देखा वह पागलों की तरह चिल्लाया, उसे वापस करो। लेकिन तभी ज्यूस अचानक चौंक गया, क्या मेरी डोमिनेंस क्यों काम नहीं कर रही? जूहोन हल्का सा हंसा, तुम सच में सोचते हो मैं सिर्फ डोमिनेंस पर निर्भर हूँ? मैंने खाली समय में रेलिक्स की अच्छी खासी पढ़ाई की है। उसने तुरंत एक और रेलिक निकाल लिया, हेरास थ्रोन एसएस रैंक। जैसे ही उसका प्रभाव शुरू हुआ ज्यूस की सारी शक्तियां सील होने लगी। नहीं, ये क्या हो रहा है? जू हेयोन शांत स्वर में बोला, ये तुम्हारी पत्नी हेरा का रेलिक है। जो पति अपने वादे तोड़ता है और अपनी पत्नी के साथ धोखा करता है, उस पर इसका असर 1000 गुना बढ़ जाता है। फिर उसने मुस्कुराकर पूछा, वैसे तुमने मिथोलॉजी में कितनी बार चीट किया था? ज्यूस के चेहरे का रंग उड़ गया, रुको इसे अभी हटाओ। लेकिन जू हेयोन रुका नहीं। उसने एक और एसएस रैंक रेलिक निकाला, मेटिस गॉड टॉपलिंग विजडम। वह धीरे धीरे ज्यूस के पास पहुंचा। याद है मेटिस, तुम्हारी पहली पत्नी? उसने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे भविष्यवाणी से डरकर ज्यूस ने मेटिस को निगल लिया था, जबकि वह पहले से गर्भवती थी। लेकिन मेटिस ने उसके शरीर के अंदर ही एथना को जन्म दिया। जूहोन ने रेलिक को देखते हुए मुस्कुराया, सोचो अगर इस रेलिक का इस्तेमाल थोड़े अलग तरीके से किया जाए तो। अगले ही पल उस रेलिक ने गंटलेट का रूप ले लिया। जूहोन ने मुट्ठी कस ली, इस बार अपने सिर से बेटा पैदा करके दिखाओ। रुको, धड़ाम, एक जोरदार मुक्का सीधे ज्यूस के सिर पर पड़ा। जूस दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन जूहोन रुका नहीं। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, हर वार के साथ जूस की चीखें पूरे पावर प्लांट में गूंजने लगी। आखिरकार जूहोन ने उसे लहूलुहान हालत में जमीन पर छोड़ दिया। इतने से काम नहीं चलेगा, चुपचाप बिजली बनाता रहता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। उसने कॉन्गमिंग की तरफ देखा, अब इसे रिस्टोर कर दो। कॉन्गमिंग ने ज्यूस की हालत देखकर माथा पकड़ लिया, इतना पीटना जरूरी था क्या? रेलिक सिर पर रख देते, काम हो जाता। जू हियोन ने
बिल्कुल सपाट चेहरे से जवाब दिया। मेरा मन था। कॉन्गमिंग ने लंबी सांस छोड़ी। क्या जिंदगी है, तुम्हें जूस को पीटे बिना चैन ही नहीं आता। लेकिन जू होन ने हमेशा की तरह एक ही जवाब दिया, चुप रहो। कांगमिंग बड़बड़ाता रह गया और दूर खड़े रिलिक्स ये सब देखकर कांप उठे। उनके लिए एसईओ जू हियोन किसी इंसान से कम एक दुःस्वप्न बन चुका था। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली डिजास्टर अभी शुरू भी नहीं हुई थी। जूस की बगावत तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद कई सवाल हवा में तैर रहे थे। सबसे पहला सवाल, पावर प्लांट का सप्रेशन सिस्टम आखिर काम क्यों नहीं कर पाया। दूसरा, जूस पर लगा सील अचानक टूटा कैसे। क्या ये सब उसी रहस्यमयी बुक रिलिक की वजह से हुआ था? और अगर सच में ऐसा था तो क्या दुनिया में इतना ताकतवर रिलिक भी मौजूद हो सकता था? लेकिन इन सवालों के जवाब मिलने से पहले ही एक और एनोमली पूरी दुनिया को हिला देती है। गार्डियन हेडक्वार्टर्स में अचानक एक मॉनिटर अपने आप चालू हो जाता है। सब लोग हैरानी से स्क्रीन की तरफ देखने लगते हैं। अगले ही पल स्क्रीन पर एक अजीब आदमी दिखाई देता है। वह मुस्कुराते हुए बोलता है, टेस्ट टेस्ट, हेलो एवरीवन। आज के डेड टोल न्यूज में आपका स्वागत है। कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वह आदमी फिर बोला, फिलहाल मरने वालों की संख्या 0 है। उसने हल्की मुस्कान के साथ अगला वाक्य कहा, क्योंकि एग्जीक्यूशन अभी शुरू नहीं हुई है। अगले ही पल स्क्रीन पर 3 खतरनाक चेहरे दिखाई दिए। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड इविल, सेट, एसएस रैंक। गॉड ऑफ फर्टिलिटी एंड रीबर्थ, ओसाइरिस, एसएस रैंक। और गॉड ऑफ द डेड, अनुबिस, एसएस रैंक। सीओ जू हियोन ने स्क्रीन देखते ही भौहें सिकोड़ ली। ये इजिप्शियन कुत्ते अब क्या नया तमाशा कर रहे हैं। उसी समय एक गार्डियन घबराया हुआ अंदर आया। कमांडर, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। वह हाँफते हुए बोला, दुनिया का हर फोन, हर कंप्यूटर, हर स्क्रीन यही ब्रॉडकास्ट दिखा रही है। हम इन्हें बंद भी नहीं कर पा रहे। गार्डियन हेडक्वार्टर्स के सारे कंप्यूटर्स भी उसी ब्रॉडकास्ट से भर चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरी दुनिया के हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक कर लिया हो। अब पूरी दुनिया एक ही चीज देख रही थी। लोगों में डर फैलना शुरू हो गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। स्क्रीन पर वही आदमी फिर बोला, अब शुरू करते हैं गुनहगारों का न्याय। 2 मास्क पहने लोग एक आदमी को घसीटते हुए लाए। उसका मुंह बंधा हुआ था। वह आदमी चिल्लाने की कोशिश कर रहा था। ब्रॉडकास्ट में आवाज आई, इस इंसान ने बच्चों का अपहरण किया और उनकी हत्या करने के बाद 7 साल तक भागता रहा। फिर पूरी दुनिया से सवाल पूछा गया, क्या आप इसकी मौत की सजा से सहमत हैं? स्क्रीन पर वोटिंग शुरू हो गई। कुछ ही सेकंड में लाखों लोग चिल्लाने लगे, मार दो, इसे जीने का हक नहीं। ब्रॉडकास्ट होस्ट मुस्कुराया, एक्सीलेंट, गिल्टी। अगले ही पल उस आदमी को सबके सामने मार दिया गया। दुनिया भर के लोग डर से चीख उठे, हे भगवान, उन्होंने सच में मार दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात अभी बाकी थी। दूसरा आदमी सामने लाया गया। इस बार उसका अपराध पड़ा गया। इस व्यक्ति ने 3 बार भूखा होने का झूठ बोलकर अतिरिक्त राहत सामग्री ली। क्या इसे भी मौत की सजा दी जाए? कुछ लोग चौंक गए, रुको, इतनी छोटी गलती पर मौत? लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोग फिर चिल्लाने लगे, झूठ बोला है, मार दो। कुछ ही सेकंड बाद दूसरे आदमी को भी मौत की सजा दे दी गई। अब पूरी दुनिया दहशत में थी। गार्डियन हेडक्वार्टर्स में भी सभी लोग सन्न रह गए। एक गार्डियन घबराकर बोला, कमांडर, क्या हम बस देखते रहेंगे? पूरी दुनिया के लोग ट्रॉमा में चले जाएंगे। कमांडर कुछ सेकंड तक स्क्रीन को घूरता रहा। फिर उसकी नजर एक अजीब नंबर पर गई। उसने धीरे से कहा, यह कोई सामान्य फोन नंबर नहीं है। एक गार्डियन ने पूछा, तो फिर? कमांडर ने बिना देर किए जवाब दिया, कॉल करके पता करते हैं। अगले ही पल एसईओ जू हियोन सीधे ब्रॉडकास्ट के सोर्स तक पहुंच गया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर ठंडी आवाज में बोला, यह घटिया सर्कस यहीं खत्म होता है। अचानक तीनों इजिप्शियन गॉड्स उसकी तरफ झपट पड़े। इंट्रूडर, कोई जजमेंट रोकने आया है। लेकिन ब्रॉडकास्ट होस्ट मुस्कुराने लगा, गुस्सा मत होइए, क्योंकि अगला आरोपी खुद हमारे पास आ चुका है। स्क्रीन पर एसईओ जू हियोन की तस्वीर दिखाई गई। ये आदमी जजेस का मजाक उड़ाता है, रिलिक्स को कंट्रोल करता है और खुद को गॉड से ऊपर समझता है। फिर उसने फैसला सुनाया, गिल्टी। लेकिन सीओ जू हियोन बिल्कुल भी नहीं रुका। वह मुस्कुराया, इतनी जल्दी फैसला मत सुनाओ, एक बार तुम लोग भी कटघरे में खड़े हो जाओ। उसने सबसे पहले ओसिरिस की तरफ उंगली उठाई, भागने वाले ओसिरिस, गिल्टी। अगले ही पल ओसिरिस दर्द से चीख उठा। फिर उसकी नजर सेट पर गई, अपने मास्टर पर दांत दिखाने वाले सेट, तुम भी गिल्टी। सेट भी जमीन पर गिर पड़ा। फिर अनुबिस, तुम भी इस बेवकूफी भरी साजिश में शामिल हो, गिल्टी। तीनों एसएस रैंक गॉड्स कुछ ही सेकंड में बुरी तरह घायल हो गए। लेकिन तभी ब्रॉडकास्ट होस्ट ताली बजाते हुए हंस पड़ा, वाह, काफी अच्छे हो, लेकिन इतना काफी नहीं है। गॉड्स की एग्जीक्यूशन रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं। एसईओ जू हियोन की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने मन ही मन सोचा, कुछ तो गड़बड़ है, ये तीनों असली नहीं है। लेकिन उसने फिर भी हमला जारी रखा। इस बार उसने अपना नया एसएस रैंक रिलिक निकाला, आइसिस पॉइजन फैंग। वह रिलिक जो दुश्मन को एक बेहद अनोखे तरीके से न्यूट्रलाइज कर सकता था। जॉ हियोन धीरे धीरे आगे बढ़ा, आइसिस मैजिक और स्ट्रेटेजी की गॉडेस, उसने मुस्कुराकर कहा। उसने कभी सन गॉड रा का ट्रू नेम चुराया था और जिसने भी किसी गॉड का ट्रू नेम जान लिया उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है। उसने पॉइजन फांग सीधे सेट की तरफ तान दिया, सेट, यही है तुम्हारा ट्रू नेम। जैसे ही नाम पूरा हुआ, सेट की सारी शक्ति गायब हो गई। वह दर्द से चिल्ला उठा। फिर जूहोन ओसिरिस की तरफ मुड़ा, असर, किंग ऑफ द डेड। ओसिरिस भी उसी पल जमीन पर गिर पड़ा। अब बचा सिर्फ अनुबिस, इनपू, रूलर ऑफ द टूम। तीनों एक एक करके हार गए। कॉन्गमिंग सिर पकड़कर बोला, कमांडर थोड़ा धीरे, फिर मुझे ही इन सबको रिस्टोर करना पड़ेगा। लेकिन तभी जूहोन अचानक रुक गया। उसकी नजर यूजेहा पर पड़ी। उसने बेहद ठंडी आवाज में कहा, और तुम मेरे साथी का चेहरा पहनकर ये खेल खेलने की हिम्मत की, गिल्टी। अचानक यूजेहा का शरीर टूटने लगा और उसके अंदर से एक दूसरा यूजेहा बाहर निकल आया। सबकी आंखें फटी रह गईं। क्या एक यूजेहा के अंदर दूसरा यूजेहा? लेकिन जूहियोन अब सब समझ चुका था। उसने धीमे से कहा, मैं जानता था, वे तीनों नकली थे। सामने खड़ा आदमी मुस्कुराया, कमाल है, तुमने इतनी जल्दी पहचान लिया। फिर उसने जूहोन की आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन एक बात गलत समझी, मैं वह यूजेहा नहीं हूँ जिसे तुम जानते हो। जूहियोन की नजर अचानक उसके हाथ में गई। वहाँ मैजेस्टी का सिंबल चमक रहा था। वह हैरान रह गया, ये तुम्हारे पास मैजेस्टी कैसे? वह रहस्यमयी आदमी मुस्कुराया, गलत सवाल, ये मैंने चुराया नहीं है, ये मेरा अपना मैजेस्टी है। और फिर उसने एक ऐसा वाक्य कहा जिसने जो हियोन को भी पहली बार पूरी तरह चौंका दिया, तुम अकेले
अकेले मैजेस्टी नहीं हो तो फिर तुम हो कौन? सीओ जू हेयन अपनी तलवार कसकर सामने खड़े उस आदमी को घूर रहा था। वह बिल्कुल यू जे हा जैसा दिखता था, चेहरा यहाँ तक कि उसकी मौजूदगी भी लगभग वैसी ही थी। पास खड़ा असली यू जे हा खुद हैरान रह गया। वह घबरा कर बोला, ये मेरा डॉपलगैंगर है क्या? बाकी गार्डियंस भी कुछ पल के लिए चुप रह गए, लेकिन सामने खड़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया। कितनी बदतमीजी है, मेरी वाइब इससे बिल्कुल अलग है। फिर उसने अपने सीने पर हाथ रखा और शांत आवाज में कहा, मैं एक दूसरी टाइमलाइन का मैजेस्टी हूँ। अपने संसार में मैं सबसे ऊंचे स्थान तक पहुंचा था। सीओ जू हेन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वह ठंडी आवाज में बोला, तो उससे मेरा क्या लेना देना? जूलियन मिलर तुरंत आगे बढ़ा, हमारे कैप्टन ही यहाँ के किंग है। लेकिन वह रहस्यमयी मैजेस्टी हल्का सा हंसा। बेचारा राजा, जिसे ये तक पता नहीं कि उसकी अपनी दुनिया विनाश के किनारे खड़ी है। यू जेहा गुस्से में चिल्लाया, और इजिप्शियन रिलिक्स, उन्हें तुमने चुराया था? उसने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ, और तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैंने उनके सील्स टूटने से पहले ही उन्हें सुरक्षित कर लिया था। सीओ जू हेयोन की आंखें सिकुड़ गईं। मेरे रिलिक्स को छूने की हिम्मत कैसे हुई? फिर उसने सीधा सवाल पूछा, जीएस को भी तुमने आजाद किया था? वह आदमी सिर हिलाकर बोला, नहीं, जीएस को उन रिलिक्स ने छोड़ा था जो इस डिजास्टर की शुरुआत कर रहे हैं। मैं तो बस हालात को पूरी तरह बिखरने से रोक रहा था। उसकी आवाज पहले से ज्यादा गंभीर हो गई। अगर गॉड क्लास रिलिक्स पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो जाए तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे मेरी दुनिया खत्म हो गई। ये सुनते ही पूरा कमरा शांत हो गया। एसईओ जू हियोन पहली बार ध्यान से उसकी बातें सुनने लगा। वह आदमी चारों तरफ नजर घुमाकर बोला, जितना देख रहा हूँ ये टाइमलाइन बहुत अच्छी तरह विकसित हुई है। इतने सारे रिलिक्स, इतने सारे इंसान, अगर ये दुनिया भी नष्ट हो गई तो सच में अफसोस होगा। एसईओ जू हियोन ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, बार बार दुनिया खत्म होने की बात कर रहे हो, आखिर कहना क्या चाहते हो? उसने गहरी सांस ली। कुछ गॉड क्लास रिलिक्स दुनियाओं को तबाह करते घूम रहे हैं। एसईओ जू हियोन के दिमाग में अचानक एक बात कौंध गई, मुझे अंदाजा है तुम किन की बात कर रहे हो। तभी एक चमकदार एसएसएस ग्रेट ट्रेजर सामने प्रकट हुआ, क्रैडल ऑफ मैजेस्टी एक्सटिंक्शन जून। वह रिलिक धीरे धीरे हवा में तैरने लगा। उसने शांत स्वर में कहा, मैजेस्टी, क्या आपने कभी रिलिक क्रिएटर के बारे में सुना है? एसईओ जू हियोन ने सिर हिलाया। क्रेडल ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक ब्लैकस्मिथ था जिसने इंसानों की कहानियों को रिलिक्स का रूप दिया। जब इंसानों की आस्था से जन्मे देवता इंसानों को अपने से नीचा समझने लगे, तब उसी ब्लैकस्मिथ ने उनसे युद्ध किया और उन्हें हथियारों में बदल दिया ताकि इंसान उन्हें अपने हाथों में पकड़ सकें। यही आज के रिलिक्स हैं। कुछ पल के लिए माहौल पूरी तरह शांत हो गया, लेकिन क्रेडल की आवाज अचानक भारी हो गई। लेकिन कुछ कहानियां ने कभी रिलिक्स बनना ही नहीं चाहती थी। उन्होंने अपने रिलिक रूप को छोड़ दिया और फिर से स्टोरी बन गई। उनका लक्ष्य एक बार फिर इंसानों पर शासन करना है। सीओ जू हियोन ने धीरे से पूछा, मतलब गॉड्स? क्रेडल ने सिर हिलाया, हाँ, और उनमें से हर एक गॉड क्लास है। उसने एक एक नाम लिया, रा, एनकी, विष्णु और न्यूवा, 4 महान सभ्यताओं के देवता। सीओ जू हियोन अचानक सब समझ गया। इसीलिए इतने बड़े मिथोलॉजी के रिलिक्स कभी किसी टूम में नहीं मिले। उसने खुद से कहा, मैं हर नए टूम में सबसे पहले जाता था, लेकिन फिर भी उनका कोई पता नहीं चला। दूसरे मैजेस्टी ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि वे टूम्स में थे ही नहीं। वे दूसरी दुनियाओं में विद्रोह कर रहे थे। वे सिर्फ एक टाइमलाइन पर हमला नहीं करते, वे डायमेंशन से डायमेंशन घूमते हैं। हर दुनिया को खत्म करना या उस पर कब्जा करना, यही उनका लक्ष्य है। सीओ जू हेन ने धीरे से पूछा, और तुम्हारी दुनिया? वो आदमी कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, वे खत्म हो चुकी है। इतने में आसमान अचानक फटने लगा। पूरी धरती कांप उठी। लोग डर कर ऊपर देखने लगे। एक विशाल आकृति आकाश में दिखाई दी। उसकी आवाज पूरी दुनिया में गूंज उठी, भागकर इस टाइमलाइन में आ गए। लेकिन भागना बेकार है, यह दुनिया भी शुद्धिकरण का अगला लक्ष्य है। दूसरे मैजेस्टी का चेहरा बदल गया। धत, वे यहाँ तक पहुंच गए। सीओ जू हेयोन तुरंत चिल्लाया, आकाशिक रिकॉर्ड्स, इनकी लोकेशन, इनके ट्रेड्स, इनकी वीकनेस, सब पता करो। एसएसएस ग्रेट ट्रेजर, मैजेस्टीज लाइब्रेरी। आकाशिक रिकॉर्ड सक्रिय हो गई। कुछ पल बाद उसने जवाब दिया, क्षमा करें, मैं इन्हें खोज नहीं सकती। एसईओ जू हियोन चौंक गया। क्या? आकाशिक रिकॉर्ड्स ने कहा, ये इस दुनिया में अस्तित्व ही नहीं रखते। दूसरा मैजेस्टी तुरंत बोला, यही समस्या है, वे इस टाइमलाइन के नहीं है, इसलिए यह रिलिक उन पर काम नहीं करेगा। सीओ जू हियोन की मुट्ठियां कस गईं। तो फिर हम उनसे लड़ेंगे कैसे? लेकिन तभी वही रहस्यमयी रूल बुक हवा में प्रकट हुई। उसकी डरावनी हंसी पूरे आसमान में गूंज उठी। फिर मिलते हैं। मैजेस्टी नंबर 1,87,487। पहला कर्स शुरू किया जा रहा है। दूसरा मैजेस्टी घबराकर चिल्लाया, रुको, 4 महान सभ्यताओं के देवता उसी बुक से टाइमलाइंस नष्ट करते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रूल बुक की आवाज गूंजी, कर्स ऑफ बेबल, लैंग्वेज ब्लॉक एक्टिवेटेड। अगले ही पल पूरी दुनिया बदल गई। अब हर तरह की भाषा, कन्वर्सेशन, कमांड्स, यहाँ तक कि टेलीपैथी भी टूट जाएगी। स्कोप ग्लोबल। एसईओ जू हियोन की आंखें फैल गईं। ग्लोबल, सिर्फ 1 सेकंड में पूरी दुनिया के लोगों के बीच कम्युनिकेशन खत्म हो गया। कोई किसी की बात नहीं समझ पा रहा था, कोई आदेश नहीं दे पा रहा था, कोई मदद नहीं मांग पा रहा था। एसईओ जू हियोन ने तुरंत सबसे बुरा सोचा, इस वक्त दुनिया में कितने युद्ध चल रहे होंगे, कितने हॉस्पिटल्स में सर्जरी हो रही होगी, और हजारों एयरप्लेन्स जो अभी आसमान में उड़ रहे हैं। अगर पायलट्स को एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बात समझ ही ना आए तो यह पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डिजास्टर होगी। उसने बिना देर किए चिल्लाया, इलिया, टाइम रोक दो। इलिया ने तुरंत सोलोमन्स डीमन रिलिक सक्रिय किया, लेकिन दुनिया इतनी बड़ी थी कि समय रोकना आसान नहीं था। उसी समय क्रो बोला, लैंग्वेज ब्लॉक हो गई है, लेकिन रिलिक्स अभी भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एसईओ जू हियोन मुस्कुराया, यही तो चाहिए था। उसने तुरंत एक और रिलिक निकाला, शेक्सपियर्स चाइल्डहुड पेन। वह तेजी से लिखने लगा, अगर बोल नहीं सकते तो मैं तुम्हें एक्शन करने पर मजबूर कर दूंगा। उसने पेन की शक्ति से इलिया को आदेश दिया, इलिया, वोल्गोफ, सोलोमन के डीमन रिलिक फुरकास का इस्तेमाल करो और टीम मेंबर्स को छोड़कर पूरी दुनिया का समय रोक दो। अगले ही पल फुरकास प्रकट हुआ। उसकी गूंजती आवाज पूरे आकाश में फैल गई। क्या तुम ऐसी दुनिया देखना चाहते हो जहां समय बहना बंद हो जाए? अचानक सब कुछ थम गया। हवा रुक गई, समुद्र शांत हो गया, गिरती हुई चीजें हवा में ही ठहर गईं। इलिया ने धीरे से सांस छोड़ी। हो गया, समय रुक चुका है।